नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपकी लाइफ में नॉलेज लाना, हीलिंग लाना और आपको अपनी बेस्ट लाइफ मैनिफेस्ट करना सिखाना मेरा लाइफ पर्पस है। मेरा नाम है रियो कश्यप और मैं एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम बैक टू द चित्त चैनल पॉडकास्ट। पिछली बार हमने बात की थी हमारे माइंड के अलग-अलग लेयर्स के बारे में और जो संस्कृत वर्ड है चित्त उसका मतलब क्या है उसके बारे में। चित्त वर्ड का मतलब सबकॉन्शियस माइंड है। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्रेन वेव्स जो हैं वो डिपिक्ट करती हैं कि आप अपने माइंड के कौन से स्टेट में हो, सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में। और आप सबकॉन्शियस माइंड को तब एक्सेस कर सकते हो जब आप बहुत ही लो ब्रेन वेव्स में होते हैं। आप कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेसिबल होता है। तो अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। मेरी स्टडी के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही वास्ट दुनिया है और जब मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रही होती हूँ, तो मैं सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की साथ में बात कर रही होती हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब आप उस स्टेट में एंटर करते हो, तो इन 2 स्टेट्स के बीच में जो लाइन है ना, वो काफ़ी ब्लर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकंड सबकॉन्शियस में हो और 1 सेकंड अनकॉन्शियस में हो। ये बेसिकली दोनों ओवरलैपिंग चीज़ें हैं। आप ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो बैरियर है ना, वो ऑलमोस्ट नॉन एक्जिस्टेंट है। आप कह सकते हो कि एक मोटी जाली जो है इन दोनों के बीच में है। तो मटेरियल जो है वो आपस में घुलता-मिलता रहता है, अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाता रहता है, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाता रहता है। तो हम ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये चीज़ तुम्हारे अनकॉन्शियस से आ रही है और ये चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस से आ रही है। और हम इन दोनों को इकट्ठा इन जनरल सबकॉन्शियस माइंड कह के ही बुला सकते हैं और इसी को बोलते हैं चित्त। अब चित्त या फिर सबकॉन्शियस माइंड में क्या-क्या इंक्लूडेड होता है? मेरे मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड में इस लाइफ के आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस सेव्ड होते हैं। बेसिकली जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे, आप वूम्ब में थे, इन यूटेरो थे, एज़ अ फीटस ग्रोइंग, उस टाइम पे आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो भी आवाज़ें सुन रहे थे, जो भी इमोशंस फ़ील कर रहे थे, अपनी खुद की या फिर आपके मॉम की या फिर आपके आस-पास जो लोग थे, जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे, जिस तरह की एनवायरनमेंट रही है, जिस तरह का खाना-पीना रहा है, न्यूट्रिशन, म्यूज़िक और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सारा आप एब्ज़ॉर्ब कर रहे थे जब आप एक फ़ीटस थे और ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और जब आप एक एडल्ट होते हो तब आपके कुछ बिहेवियर्स को कंट्रोल करती है। अब आते हैं आपके बचपन पे, तो जब आप एक छोटे बच्चे थे, उस टाइम आपके साथ क्या-क्या हुआ? आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कैसा बिहेव किया? आपके फ्रेंड्स ने कैसा बिहेव किया? आपकी फैमिली ने और जो सोसाइटी है इन जनरल, आपका स्कूल, आपके टीचर्स, उन सारे लोगों से आपने क्या-क्या सीखा, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, उन सब चीज़ों का आपकी साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें और अगर कोई ट्रॉमेटिक चीज़ हुई है, तो वो। और बाय द वे ट्रॉमा सिर्फ़ एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट नहीं होता, छोटी-छोटी चीज़ें भी ट्रॉमा दे सकती हैं, जैसे कि कांस्टेंट बुलिंग चाहे वो छोटे लेवल की क्यों ना हो, कॉन्स्टेंटली अगर आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको चुप रहने के लिए कहती हैं जब आपको कुछ सच में उनको बताना था, तो ऐसी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी सेव हो जाती हैं। कहने का मतलब ये भी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका इनर चाइल्ड भी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 12 साल की उम्र से पहले बहुत ही बड़े तरीके से डेवलप होता है।
इस एज में आपके साथ जो भी हुआ, वो सारा कुछ ये डिसाइड करता है कि एज़ एन एडल्ट आप कैसा फ़ील करोगे डे टू डे में, आपका बिहेवियर क्या रहेगा, आपके रिस्पॉन्सेज़ क्या रहेंगे, आप कैसे करियर चॉइसेस करोगे, कैसे रिलेशनशिप्स चूज़ करोगे, कैसे एक्सपीरियंसेस सीक करोगे, कौन-सी हॉबीज़ आप चुनोगे और वगैरह-वगैरह। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड में एज़ एन एडल्ट आपको अगर कोई एक्सपीरियंस हुए हो, जिनकी वजह से आपकी साइकोलॉजिकल मेकअप पे कोई इफ़ेक्ट आया हो, वो सारा भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ैक्टली कोई चीज़ याद ना रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि किसी ने आपको आपकी अपीयरेंस के लिए बुली किया होगा बचपन में, आपको ये चीज़ याद नहीं है, लेकिन उसका आपकी साइकोलॉजी पे जो इम्पैक्ट आया और वो जो सारा एक्सपीरियंस है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर छपा हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एज़ एन एडल्ट आपको अपनी अपीयरेंस को लेके प्रॉब्लम्स महसूस हों। हो सकता है कि आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए उससे, या फिर हो सकता है कि आप अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएँ, और इन चीज़ों का रूट जानना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड याद नहीं रखता। लेकिन कुछ मोडालिटीज़ हैं जैसे कि मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी, जिससे आप इन एक्सपीरियंसेस में टैप इन कर सकते हो और वो जो सारी एनर्जी उन एक्सपीरियंस ने आपके माइंड में सेव कर दी थी, उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर सकते हो। तो ये तो थी बातें सारी प्रेज़ेंट लाइफ़ के बारे में। अगर आप अपने इन यूट्रो टाइम से भी वापस जाएँ, उससे भी पीछे जाएँ, तो आप अपनी पास्ट लाइफ़्स में भी जा सकते हो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी पास्ट लाइफ़्स की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होती है। और मैं ये कह रही हूँ एज़ एन एक्सपीरियंस्ड पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, जिसने बहुत सारे केसेज़ लिए हैं पिछले 5 सालों में और खुद के भी काफ़ी सारे सेशंस करवाए हैं। आप अपनी पास्ट लाइव्स बहुत अलग-अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हो, उन सारे तरीकों से जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में टैप करने के लिए होते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊँगी पास्ट लाइव्स पे और पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, तो उस एपिसोड के लिए वेट कीजिए। तो जैसे हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे एडल्टहुड में अपने आप बाहर आ सकते हैं, आपकी नॉलेज के बगैर, वैसे हमारे पास्ट लाइफ़्स के एक्सपीरियंस भी हमारी एडल्ट लाइफ़ में या फिर हमारे बचपन में बाहर आ सकते हैं बिना हमारी नॉलेज के कि ये कहाँ से आ रहे हैं। और ये एक्सपीरियंसेस बहुत आउटराइट भी हो सकता है किसी को बिल्कुल याद आ जाए कि मैं तो पहले ऐसे जीती थी और ये मेरी लाइफ़ हुआ करती थी वगैरह-वगैरह। हो सकता है किसी को वो सारी चीज़ें याद ना आएँ और सिर्फ़ इमोशंस याद आएँ और वो इमोशंस डिस्प्ले करें इस प्रेज़ेंट लाइफ़ में, और ये भी बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है और मेरे ख़्याल से 95% लोगों के साथ ये चीज़ होती है। जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट लाइफ़्स के बारे में हम एक और पॉडकास्ट एपिसोड में बात करेंगे, तो पास्ट लाइफ़्स के बारे में अभी के लिए इतना ही। तो सबकॉन्शियस माइंड के ना कुछ रूल्स होते हैं और ये रूल्स आप अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो नंबर 1 रूल सबकॉन्शियस माइंड का ये है कि वो हर समय चालू होता है, हर समय ऑन होता है। ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता कि आप सोचो कि किसी को पता नहीं चलेगा, कि मैं चोरी कर लेती हूँ अब या ये मर्डर कर देती हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। पर आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिकॉर्ड कर रहा होता है। इट्स लाइक एन ऑल सीइंग आई, एक ऐसी प्रेजेंस जो आपको हर समय देख रही है, हर समय मॉनिटर कर रही है, हर समय आपकी हर एक हरकत रिकॉर्ड कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डरोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दोस्त है और वो इसीलिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि वो आपका दोस्त है और वो चाहता है कि आप अपने एक्शंस के जो रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आप गो थ्रू करो। और इसी को आप कह सकते हो कि ये कर्म का एक ब्रांच है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का रूल नंबर 2 ये है
कि वो कभी भी कुछ भी भूलता नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ हुई है, चाहे वो आपके बचपन में हुई या फिर आपके एडल्टहुड में हुई, तो आप उसको कारपेट के नीचे डाल के ये नहीं सोच सकते कि ये चीज़ ओवर हो गई है, अब तो मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये मुझे किसी भी तरह अफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि हमने रूल नंबर 1 में सुना, कि सब कुछ रिकॉर्ड करता है और इसीलिए उससे कुछ भी छुप नहीं सकता और कुछ भी आप कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आपने उस चीज़ के साथ ऑन द स्पॉट या फिर थोड़ी देर बाद जब आप रेडी हो, उस टाइम पे आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, उसको फेस नहीं किया, उसको डील नहीं किया, तो वो सारे इमोशंस डाउन द लेन कुछ सालों बाद ज़रूर आपको परेशान करेंगे, ज़रूर फिर से ऊपर आके आपको मजबूर करेंगे उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा हो सकता है कि बचपन में उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया, एक फेलो स्टूडेंट के साथ उनके स्कूल में। लेकिन उनको श्योर नहीं था क्योंकि उनको वो चीज़ याद नहीं थी, उनके कॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी नहीं थी और इनफैक्ट उनको ऐसा कुछ याद भी नहीं था अंटिल रिसेंटली, जब अचानक से मेडिटेशन करते टाइम वो मेमोरी उनके माइंड में पॉप अप हो गई। जैसे कि मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ भूलता नहीं है, तो जैसे ही उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन किया, तो वो मेमोरी सरफेस पे आ गई। लेकिन उनको वो सारा इंसिडेंट पूरी तरह से याद नहीं आया। उनको ये नहीं दिखा कि उन्होंने एक्चुअल में वो चीज़ करी थी या नहीं करी थी। उनको सिर्फ़ इतना याद आया कि उन्होंने वो चीज़ के बारे में किसी और के साथ बात की थी। लेकिन उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो गिल्ट था, वो उनको परेशान करने लगा। दिन भर दिन वो ये सोचने लगे कि क्या पता मैंने उस इंसान के साथ ऐसा किया हो और अब मुझे उस चीज़ का कर्म जो है वो झेलना पड़ेगा। अब उस चीज़ का कर्म चाहे उनको झेलना पड़े या ना पड़े, लेकिन उस चीज़ के कारण जो उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ वो ज़रूर डील कर रहे हैं। उन्होंने ट्राई भी किया उस इंसान को कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछने के लिए कि क्या मैंने ऐसा किया था? बट इवन उनको भी याद नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया या नहीं किया। तो वो मेरे पास आए कि मैं अब क्या करूँ? तो बेसिकली मैंने उनके लिए एक साइकिक रीडिंग की ये जानने के लिए कि इस सिचुएशन में आखिर हो क्या रहा है। साइकिक रीडिंग में ये पता चला कि उनको इस चीज़ का आंसर नहीं मिलने वाला। फॉर एनी रीज़न हमें नहीं पता स्पिरिट कैसे काम करता है। जो वो हमें देता है हमें लेना पड़ता है। तो स्पिरिट ने उनको ये बोला कि इस चीज़ का आंसर उनको नहीं मिलेगा और कोई भी इमोशनल टर्मॉइल जो है वो अपने आप के ऊपर वो डाल रहे हैं ये सोच के कि उन्होंने ऐसा किया है। और उनका इतना एफ़र्ट कि उन्होंने कोशिश की उस इंसान को कॉन्टैक्ट करने की और पूछने की, वही काफ़ी है और कि उनको रिमॉर्स हो रहा था वही काफ़ी है। तो फिर उस क्लाइंट ने ये कहा कि ओके, मैं इस चीज़ पे काम करूँगा और मैं इन इमोशंस पे काम करूँगा, मैं साइकोथेरेपिस्ट के पास जाऊँगा और इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करूँगा। तो मेरा इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ये था कि हो सकता है कि उन्होंने वो काम किया हो, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी इमोशंस आ रही हैं और वो अब पॉप अप हो रही हैं और उनको परेशान कर रही हैं। ये कर्म है। और दूसरी साइड हो सकता है कि उन्होंने ये काम नहीं किया हो, लेकिन ये सारी जो इमोशंस हैं गिल्ट की, वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन उनके माइंड को क्योंकि पता नहीं है कि ये गिल्ट की इमोशंस कहाँ से आ रही हैं, इसीलिए उनके माइंड ने ये गिल्ट की इमोशन और वो वाला इंसिडेंट आपस में जॉइन कर दिया और उनको प्रेज़ेंट कर दिया। चाहे जो भी रीज़न हो इन इमोशंस का सरफेस पे आने का, एक चीज़ तो तय है कि ये इमोशंस रिज़ॉल्व होना चाहती हैं और सिर्फ़ यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैं हमेशा ये अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी इमोशंस स्टक हैं जो बाहर आना चाहती हैं, तो अगर ये पॉसिबल है कि हम उसके रूट कॉज़ तक जा सकें, तो फ़ॉर श्योर हमें जाना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा हीलिंग मोडालिटी है। इससे जो हीलिंग होती है वो बहुत ही जल्दी होती है और बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है।
तो लेट्स से किसी ने ट्राई किया रूट कॉज़ तक जाने के लिए और वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हमें दूसरी मोडालिटीज़ का सहारा लेना पड़ता है उस चीज़ को हील करने के लिए। और अपने आप को हील करने के लिए हर चीज़ के रूट कॉज़ की तरफ जाना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए जब उस क्लाइंट को पता चला कि ओके यार, मेरे पास ये सारी इमोशंस आ रही हैं, मैं साइकोथेरेपिस्ट के पास जाऊँगा ताकि ये सारी इमोशंस को मैं उस तरह से हील कर सकूँ। तो ये तो थी सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड के रूल नंबर 1 और 2 के बारे में। तो रूल नंबर 3 ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो रियलिटी है, फिज़िकल 3D रियलिटी, उसका मोर देन 95% कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है। इस चीज़ को ज़रा 2 मिनट बैठ के आप सोचिएगा कि अगर कोई चीज़ आपकी रियलिटी को 95% तक कंट्रोल करती है, तो क्या हमें उस चीज़ को जानना नहीं चाहिए? तो क्या हमें अपने सबकॉन्शियस के बारे में मोर जानकारी लेके और जो भी उसके अंदर प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, उनको हील नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत ही सरप्राइज़िंग चीज़ है मेरे लिए कि कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग की बात आती है। एंड अगेन अगर कोई इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग ही कर रहा है। तो जैसे-जैसे हम इस पॉडकास्ट पे डिफरेंट-डिफरेंट मोडालिटीज़ के बारे में बातें करते जाएँगे, वैसे आपको रियलाइज़ होता जाएगा कि हाँ, कौन-कौन सी मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड का अगला रूल ये है कि वो एक बहुत ही सिंपल सा बच्चा है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे वर्ड्स एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, जैसे कि डोंट, नॉट वगैरह-वगैरह। मैं ये रूल और इससे अगला रूल साथ में एक्सप्लेन करूँगी। इससे अगला रूल ये है कि आप उसको जो भी फ़ीड करोगे, वो वैसे का वैसा ही एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और ये नहीं सोचेगा कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। सो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डालते हो, चाहे वो कोई बुरी चीज़ क्यों ना हो, वो उसको भी एब्ज़ॉर्ब करके आपकी साइकोलॉजी का पार्ट बना लेता है और इन टर्न आपकी रियलिटी का पार्ट बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अफ़र्मेशंस यूज़ करते हो, तो सपोज़ करिए कि आपने ये अफ़र्मेशन यूज़ किया, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या सुन रहा है? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो वर्ड नहीं, नहीं सुन रहा। वो सिर्फ़ जो उसमें से जो मेन वर्ड्स हैं, जैसे कि गरीब, वो सुन रहा है। तो इसलिए हमें ऐसे अफ़र्मेशंस कभी भी नहीं कहने चाहिए जिनमें नेगेटिव वर्ड्स इंक्लूडेड हों। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं गरीब नहीं हूँ, आपको कहना चाहिए मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, राइट? इसी तरह से अगर आप बिना कुछ सोचे-समझे बस ये बोल देते हो, "अरे यार! मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, मैं हमेशा स्टूपिड काम करती हूँ।" तो ये चीज़ भी सबकॉन्शियस माइंड एब्ज़ॉर्ब कर रहा है क्योंकि वो हमेशा आपकी बातें सुन रहा है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और उसको आपकी साइकी का पार्ट बना रहा है और वो मेन-मेन वर्ड्स जो हैं आपके स्पीच में से वो लेके आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर रहा है। सो अगर आप अपने आप को ऐसे बिरेट करते रहते हो सारा टाइम, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मान लेगा और वैसी ही रियलिटी आपको प्रेज़ेंट करेगा। अगर आप नहीं चाहते कि कुछ भी अनवांटेड आपकी रियलिटी में आए, तो आपको वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। प्रैक्टिस में मैं बहुत बार देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अपने आप को बिरेट करते ही रहते हैं। अपने आप को स्टूपिड बोलना, अपने आप को इनएफिशिएंट बोलना या फिर अपने आप को ब्रोक बोलना कि आई एम ब्रोक, आई डोंट हैव एनी मनी टू पे फॉर दिस। आई एम ब्रोक, इस वजह से मैं टैक्सेस नहीं दे पाऊँगी वगैरह-वगैरह। या आई एम ब्रोक इस वजह से मैं ये ग्रोसरी के जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उससे मैं परेशान हो रही हूँ। चाहे ये चीज़ें सारी सच ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बार-बार इस चीज़ को अपने आप को कह रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को रियलिटी मान के आपको प्रेज़ेंट करता ही जाएगा और ये फिर एक विशियस साइकिल बन जाता है।
इसीलिए आपको साइकिल ब्रेकर बनना है। आपको ये साइकिल अपने एंड पे ज़रूर ब्रेक करना है ताकि कुछ चेंजेस आपकी रियलिटी में आने शुरू हो जाएँ। अगर आपके लिए कोई चीज़ एक्सपेंसिव है और आप उसमें पैसे नहीं डाल सकते, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं तो गरीब हूँ, मैं इस चीज़ को पे नहीं कर पाऊँगा या मैं तो ब्रोक हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ कहने की बजाय आपको कहना चाहिए, मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं अभी इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करूँगी। मैं चूज़ कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे को अभी नहीं खरीदना है, बाद में खरीदूँगा। राइट? सो इसमें आप नोटिस कीजिए कि आप अपनी पावर वापस ले रहे हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हो कि आप अपनी सिचुएशंस को खुद कंट्रोल करते हो, ना कि सिचुएशंस आपको कंट्रोल करती हैं। अगर आप भी ऐसे कोई सेल्फ बिरेटिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस यूज़ करते हो अपनी लाइफ में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपको रिप्लाई करके ये बताऊँगी कि आप उस नेगेटिव अफ़र्मेशन को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन में कैसे बदल सकते हो। तो आज तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करनी थी, बट मैंने रीप्रोग्रामिंग के बारे में भी बहुत कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसी पे आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड का अगला रूल, वो ये कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा गार्बेज भर गया है इन यूट्रो आपके बचपन से, आपकी पास्ट लाइफ से और आपके एडल्ट एक्सपीरियंसेस से, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत सारा कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत होती है और बहुत सारी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, जो कि है अगला रूल। सबकॉन्शियस माइंड को कंसिस्टेंसी चाहिए अगर आप उसको रीप्रोग्राम करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने वन्स इन अ व्हाइल कभी अपने आप को बिरेट कर दिया या कभी आपने ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख ली वन्स इन अ व्हाइल, तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम नहीं हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंटली या बार-बार अपने आप को बिरेट कर रहे हो या बार-बार नेगेटिव अफ़र्मेशंस कर रहे हो बिना जाने या फिर आप रोज़ नेगेटिव लोगों के साथ हैंग आउट करते हो या फिर आप कंसिस्टेंटली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ या नेगेटिव न्यूज़, मीडिया, मूवीज़ कंज़्यूम करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए हमें अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है अफ़र्मेशंस के साथ, तो अफ़र्मेशंस सिर्फ़ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हर रोज़ हमें अफ़र्मेशंस पढ़नी चाहिए अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप रीप्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये अगला रूल भी अच्छा लगेगा। तो अगला रूल ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इमोशंस और स्टोरीज़ बहुत पसंद है। इमोशंस, स्टोरीज़ और मेटाफर्स। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ डालना चाहते हो या अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप उसे स्टोरीज़ दीजिए, इमोशंस दीजिए और मेटाफर्स दीजिए। मेक सेंस, राइट? क्योंकि हम जब मूवीज़ देखते हैं, तो हम कैसे प्रोटैगनिस्ट के साथ हम रोने लग जाते हैं कई बार, क्योंकि मूवीज़ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन सारी चीज़ों का। स्टोरी का, इमोशंस का, मेटाफर्स का, राइट? और मूवीज़ और मीडिया, न्यूज़, सॉन्ग्स ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती हैं। इसीलिए हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम किस तरह का मीडिया हर रोज़ कंज़्यूम कर रहे हैं। क्या हम नेगेटिव और वायलेंट मीडिया रोज़ कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा बन जाता है। और अगर हम शांत, अच्छा, पॉज़िटिव, हैप्पी, सक्सेसफुल और माइंडसेट चेंजिंग और ऐसी चीज़ें अगर हम कंज़्यूम करते हैं, अच्छी डॉक्यूमेंटरीज़ और अच्छे नॉलेजेबल लोगों की पॉडकास्ट सुनना जैसे कि द चित चैनल तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही पॉज़िटिवली रीप्रोग्राम हो सकता है। इसीलिए जब हमें अफ़र्मेशंस भी करनी होती हैं, तो अगर आप अपने अफ़र्मेशंस के साथ इमोशंस जोड़ें, स्टोरीज़ जोड़ें, मेटाफर्स जोड़ें, तो वह अफ़र्मेशंस कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और आप ये चीज़ खुद ट्राई करके देख सकते हो। एक सिंपल अफ़र्मेशन बोलिए कि मैं एक बीच साइड हाउस पे रहती हूँ। सपोज़ करो कि ये
आपका ड्रीम है कि आप एक बीच साइड घर पे रहना चाहते हो, तो आप सिंपली बैठ के ये बोलिए, मैं एक बीच साइड घर पे रहती हूँ। क्या इससे आपको कुछ फ़ील हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी रिप्रोग्राम होगा? नहीं ना? आपका कॉन्शियस माइंड क्विकली जंप करेगा और बोलेगा कि तू तो दिल्ली में रहती है, राइट? लेकिन अगर आप अच्छे से अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएँगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, कुछ अच्छा म्यूज़िक लगाएँगे और उन इमोशंस में टैप इन करेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे, पिक्चर्स अपने माइंड में लाओगे अगर आप बीच साइड घर में रहने की और आप ये सोचोगे कि आपको अपनी विंडो से क्या नज़र आ रहा है, आप बीच साइड घर होने का कैसे फ़ायदा उठा रहे हो, आप सुबह-शाम बीच पे वॉक पे जा रहे हो और वो सैंड कैसा फ़ील हो रहा है, हवा में कैसी खुशबू रहती है और आपको शेल्स मिल रहे हैं, आप उन शेल्स को अपना घर डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो और वगैरह-वगैरह और आपको कैसा फ़ील हो रहा है वहाँ पे रहना। अगर आप इन सारी चीज़ों में टैप इन करोगे, तो आपकी ये जो विजुअलाइज़ेशन है, ये जो अफ़र्मेशन है, वो 1000 टाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी और आप ये चीज़ अपने मैनिफेस्टेशन बॉक्स में डाल सकते हो क्योंकि ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्नीक है। और ये कोई ऐसा टिप और ट्रिक नहीं है ये और ये कोई हैक नहीं है मैनिफेस्ट करने का, ये सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग टेक्नीक है, इसीलिए इफ़ेक्टिव है। एक और रूल मैं सबकॉन्शियस माइंड का आपको बताना चाहूँगी जो कि आपको एक और मैनिफेस्टेशन टेक्नीक की तरफ ले जाएगा और वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एनवायरनमेंट से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो ना सिर्फ़ आपके खुद के एक्शंस, आपके खुद के वर्ड्स, आपकी खुद की इमोशंस रिकॉर्ड कर रहा है बल्कि आपकी एनवायरनमेंट में क्या है, वो सब भी सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए अगर आपके घर में क्लटर हो, डिसऑर्गनाइज़ेशन हो या फिर अगर आपने वायलेंट इमेजरी रखी हुई है पेंटिंग्स के माध्यम से या फिर अगर कहीं पे बहुत ही टेंस म्यूज़िक बज रहा है कहीं बैकग्राउंड में, तो वो चीज़ आपको बहुत अफ़ेक्ट करेगी और कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्यों, किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हो। एक अच्छा एग्ज़ाम्पल ये रहेगा कि किसी के बेड के टॉप पे एक वॉर की इमेजरी लगी हुई है, वॉर की पेंटिंग लगी हुई है या फिर कोई और वायलेंट इमेजरी की पेंटिंग लगी हुई है और उस इंसान को सोने में बहुत ही दिक्कत होती है और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ, मतलब इस चीज़ का रीज़न और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि कोई इंसान सो क्यों नहीं पा रहा है। बट लेट्स से कि उसका रीज़न यही है कि उसके सर के ऊपर एक बहुत ही वायलेंट इमेजरी लगी हुई है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको रोज़-रोज़ देखता है और रिकॉर्ड करता है और उसी तरह का इफ़ेक्ट उसे नज़र आ रहा है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बना था। ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड का रूल है। तो अगर वो उस वॉर इमेजरी को लेके आपको परेशान कर रहा है, तो वो आपके सर्वाइवल के लिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं न कहीं पे वॉर आपके आस-पास चल रहा है। तो जब आपके आस-पास वॉर चल रहा है तो सोना तो एक लास्ट चीज़ है ना जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाना चाहेगा। इसीलिए आपके रूम में कौन-सी चीज़ें पड़ी हैं, कैसी पेंटिंग्स लगी हैं, कैसा कलर है दीवारों पे, किस तरह की उसकी डिज़ाइन है और कैसा फर्नीचर पड़ा है, कितना फर्नीचर पड़ा है, किस सेटिंग में पड़ा है, क्लटर है या नहीं और ऑर्गनाइज़ सब कुछ है या नहीं, साफ़ है या नहीं, इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आप पे इफ़ेक्ट पड़ता है डे टू डे लाइफ़ में। और इसी रूल पे बेस्ड है विज़न बोर्ड्स। विज़न बोर्ड भी एक मैनिफेस्टेशन सो कॉल्ड हैक है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ चीज़ें करवा सकते हो, बिना डायरेक्टली उसको इंस्ट्रक्शन दिए। तो जब आप विज़न बोर्ड बना रहे होते हो, आप उस टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, क्योंकि आप टाइम स्पेंड करते हो वो सारी पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें सोचने के लिए जो आपको अपने विज़न बोर्ड पे चाहिए। और जब आप अपने विज़न बोर्ड पे सब चीज़ें लगा के उसको एक साइड पे रख देते हो और ऐसी जगह रख देते हो जहाँ पे आपकी पेरिफेरल विज़न में वो विज़न बोर्ड रहे, तो इससे ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को कलेक्ट करता रहता है रोज़-रोज़ और
जो भी चीज़ें आपने अपनी विज़न बोर्ड पे डाली हैं, आपसे उन चीज़ों की तरफ काम करवाना शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उन चीज़ों की तरफ काम कर रहे हो। नेचुरली वो सारी डिज़ायर्स आपको आने लगेंगी, नेचुरली आप अपनी एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें नोटिस करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और नेचुरली आपका माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड उन सारी चीज़ों को सीक करने लगेगा, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस की तरफ आपको ले जाएगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मैंने अपने विज़न बोर्ड पे एक कैंपिंग की फ़ोटो लगाई हुई थी कि हस्बैंड-वाइफ हैं, वो कैंपिंग कर रहे हैं और वो एक लेक में कैनू कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। उस टाइम पे हम लोगों ने ये सब नहीं किया था और ना ही इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कनाडा में गाड़ी नहीं है, हम लोगों ने कार नहीं ली है, बहुत ही कॉन्शियस डिसीज़न है ये हमारा और इस वज़ह से हम कैंपिंग करने भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो सारी जो लोकेशंस हैं वो बहुत दूर हैं और वहाँ तक बसें वग़ैरह नहीं जाती और मैं इस चीज़ को अपने विज़न बोर्ड पे लगा के बिल्कुल भूल चुकी थी। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं कैंपिंग लोकेशंस ढूँढूँ मिसिसागा में। कई बार ऐसी कैंपिंग लोकेशंस भी होती हैं जो ज़्यादा दूर नहीं होती हैं और जो शहर के बीच में कहीं होती हैं, पार्क में वगैरह-वगैरह। सो मैंने एक कैंपिंग लोकेशन ढूँढी जो कि ओकविल में थी। ओकविल जो है वो मिसिसागा के बिल्कुल बाउंड्री पे लगता है। तो वहाँ पे एक प्रोविंशियल पार्क है जिसका नाम है ब्रोंटे प्रोविंशियल पार्क। तो वहाँ पे कैंपिंग होती है और वो 27 किलोमीटर्स के आस-पास है और हमारे पास ई-बाइक्स हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो वहाँ पे कैंपिंग करने चलते हैं अपनी ई-बाइक्स लेके। तो फिर हम लोगों ने अपनी ई-बाइक्स पे सारा सामान डाला, टेंट, खाने-पीने का सामान, कपड़े और कुछ चीज़ें जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह-वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हमने अपनी ई-बाइक्स पे डाल के, एक्स्ट्रा स्टोरेज लगा के कैंपिंग साइट पे ले गए और वहाँ पे हमने 2 दिन के लिए कैंपिंग की और बहुत ही मज़ा आया। और जब मैं घर आई, तो मैंने वो चीज़ अपने विज़न बोर्ड पे नोटिस की और आई वाज़ लाइक अरे! मैं तो भूल चुकी थी कि ये चीज़ मैंने अपने विज़न बोर्ड पे डाली थी, लेकिन फिर मेरा माइंड ऐसा चला कि उसने वो चीज़ सच करवा दी। और उसके बाद से हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम लोग गाड़ी रेंट पे लेके भी कहीं भी कैंपिंग पे जा सकते हैं, दूर वाली लोकेशंस पे भी। पहले बस मुझे डर लगता था क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ किसी भी तरह की हो सकती हैं, बेयर्स आ सकते हैं, कोयोटीज़ आ सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे होते हैं जो कि आप थोड़े बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कैंपिंग करने का, तो अब हम दूसरी लोकेशंस पे भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने विज़न बोर्ड्स पे जो भी चीज़ें डालते हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कलेक्ट कर लेता है और फिर अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढने लगता है उन सब चीज़ों को सच करने की। और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप वो सब चीज़ें कर रहे हो और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने विज़न बोर्ड को अपनी पेरिफेरल विज़न में रखो या फिर ऐसी जगह पे रखो जहाँ आप उसको रोज़ आप उसके सामने से गुज़रते हो। और अपने विज़न बोर्ड को हर रोज़ देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एनीवे वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। तो ये तो थे सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे रूल्स और आई होप कि इन सारे रूल्स के बारे में जान के आपको बहुत ही नॉलेजेबल फ़ील हो रहा होगा और क्योंकि नॉलेज इज़ पावर तो आपको फ़ील हो रहा होगा कि मैं अब एक पावरफुल इंसान हूँ और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी पूरी लाइफ़ चेंज कर सकती हूँ। क्योंकि किसी ने ये कहा था कि अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो कोई और आपके लिए करेगा। और इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप इस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं हो कि आपको लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, न्यूज़, मीडिया, मूवीज़, सॉन्ग्स वगैरह यूज़ करके, तो आप एलिमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट्स
और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बार ट्रेंड्स पुश करने की कोशिश की जाती है और कई बार ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में जो हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी जेंडर बेस्ड डिवाइड बहुत चल रहा है और रिलीजन पे बेस्ड डिवाइड, कई बार कंट्री बेस्ड डिवाइड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करके पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। और अगर आप एक कॉन्शियस इंसान हो तो आप ये चीज़ देख पाते हो और अपने आप को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब मैं इंडिया में थी उस टाइम पे मैं बहुत रेडियो सुना करती थी और एक टाइम ऐसा था जब इलेक्शंस चल रहे थे और मैं अब नाम नहीं लूँगी कि वो कौन-सी पार्टी थी, कौन-सा मिनिस्टर था, कौन-सा लीडर था, बट एक पर्टिकुलर लीडर ऐसा था जिसने सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग बहुत ही बड़े तरीके से यूज़ की थी। उसने एक जिंगल बनाया था जो कि पूरे रेडियो, पूरे टीवी और हर जगह प्रसारित किया जा रहा था और वो जिंगल सबके मुँह पे चढ़ गया था। और अगर वो जिंगल सबके मुँह पे चढ़ गया था तो सबके सबकॉन्शियस माइंड में तो चढ़ ही गया होगा, राइट? और ना सिर्फ वो जिंगल बट वो ये अफ़र्मेशन बार-बार रेडियो पे ब्लास्ट कर रहे थे। XYZ प्राइम मिनिस्टर है, XYZ इलेक्शन जीत गया है, XYZ को वोट कीजिए। और जब मैंने ये चीज़ रेडियो पे सुनी, तो मैं बहुत ही दंग रह गई थी। क्योंकि कौन-सा रेडियो चैनल ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि आप उनको एक ऐसी अजीब-सी कैसेट नॉन स्टॉप प्ले करने को अलाउ कर देंगे? वो एक मेनस्ट्रीम रेडियो चैनल नहीं था बट एक छोटा चैनल था और हो सकता है कि उनको ऑफ कोर्स बहुत सारे पैसे दिए गए होंगे ये कैसेट चलाने के लिए और उस चैनल पे एंडलेसली ये चीज़ चलती जा रही थी। XYZ प्राइम मिनिस्टर है, XYZ इलेक्शन जीत गया है, XYZ को वोट कीजिए, XYZ ही बेस्ट लीडर है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और अल्टीमेटली यही हुआ कि वो पार्टी जीत गई। और यही सेम चीज़ मैंने नोटिस की यूएस के इलेक्शंस में भी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मास सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का यूज़ किया था उस टाइम पे। तो अगर आप अपने खुद से वेल इन्फॉर्म्ड ऑटोनॉमिक डिसीजंस लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, हर चीज़ में, किसी को वोट देने से लेकर आप अगले रेस्टोरेंट में कहाँ पे खाने जाएँगे, वहाँ तक, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल लेना ही होगा, ताकि दूसरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल ना कर पाएँ। तो ये तो था हमारा सबकॉन्शियस माइंड और किस तरह से वो ना सिर्फ़ हमारी खुद की लाइफ़ को कंट्रोल करता है बट पूरी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है। और इससे पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना और इसको रिप्रोग्राम करना। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे एपिसोड ऐसे ही होने वाले हैं, बहुत सारी नॉलेज के साथ फुली पैक्ड। तो अगर आपको ये नॉलेज लेना अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पे हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं इस पॉडकास्ट पे बहुत सारे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करने वाली हूँ, तो वेट कीजिएगा उन एपिसोड्स के आने का। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं। मेरा वन ऑन वन कोचिंग प्रोग्राम हमेशा खुला रहता है और बहुत सारे रिसोर्सेज मेरी वेबसाइट पे हैं esoteriahealing.com। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। आपका बाकी का दिन आनंदमय हो।